नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के राजनीति छोड़ने के सवाल का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह से पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर उदय सिंह ने कहा कि जब प्रशांत जी ने ये बात कही थी उस तारीख को याद कीजिए और उसके बाद जिन पैसों की बरसात की जिसके बाद पूरा चुनाव प्रभावित हुआ, तो ये 25 सीटें बढ़ेंगी। ये बात लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उदय सिंह का दावा है कि राज्य सरकार ने 21 जून के बाद से चुनाव होने तक करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी वजह से वोटर शिफ्ट हुए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जनसुराज पार्टी 243 में एक भी सीट नहीं ला सकी। इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था या तो हम 243 में से 200 सीटें लाएंगे या हम शून्य पर रहेंगे। मैंने भी कहा था और प्रशांत जी ने भी ये कहा था। हम जानते थे कि इसकी संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पर बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी ने यह कदम उठाया। पार्टी ने आर.के. सिंह के हालिया बयानों और आचरण को अनुशासनहीनता माना, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बता दें, आर.के. सिंह लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे थे। चुनाव से पहले उन्होंने कई एनडीए उम्मीदवारों पर सवाल उठाए थे और नीतीश सरकार पर अडानी के लिए 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए हुई, जहां कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। बैठक में एआईसीसी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने बिहार में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन की समीक्षा की। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 61 में से 6 सीटें ही जीत सकी। ये 2010 के बाद बिहार में कांग्रेस का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। 2010 में पार्टी केवल 4 सीटें जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा। कम से कम 3 सीटों पर जीत का अंतर 100 वोट से भी कम रहा, जबकि 3 अन्य सीटों पर अंतर 250 वोट से भी कम रहा। बक्सर के संदेश सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। जेडीयू के राधा चरण शाह सिर्फ 27 वोट से आरजेडी के दीपू सिंह को हराकर जीत गए। आरा की अगियाओं सीट पर सीपीआईएमएल के शिव प्रकाश रंजन महज 95 वोट से बीजेपी के महेश पासवान से हार गए। रामगढ़ सीट पर बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव सिर्फ 30 वोट से जीते। नवीन नगर सीट पर जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी के अमोद कुमार सिंह को 112 वोट से हराया। ढाका सीट पर आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोट से हराया। फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस के मनोज विश्वास ने बीजेपी के विद्यासागर केसरी को 221 वोट से शिकस्त दी। इन नतीजों से साफ है कि बिहार चुनाव में कई जगह बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिला। ऐसे ही 9 सीटों के बारे में जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। पीएम मोदी ने बिहार के नतीजों के बाद लोगों का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ किया। बंगाल में 226 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब बंगाल से भी हम जंगल राज को हटाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। उनके इस बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिहार तो बस झांकी है, वेस्ट बंगाल अभी बाकी है। प्रधानमंत्री के बंगाल में जंगल राज वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से पलटवार भी आया। पार्टी की ओर से कहा गया, न सिर्फ ये दावा भ्रम है बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं, उन्हें राष्ट्रीय चेहरा बनाया जाना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया। इस पोस्ट में कंकाल समुद्र की गहराई में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। साथ ही लिखा है, बीजेपी स्टिल वेटिंग फॉर अ विक्ट्री इन बंगाल, यानी बीजेपी अभी भी बंगाल में जीत का इंतजार कर रही है। पोस्ट का अर्थ निकाला जा रहा है कि बीजेपी की ऐसी हालत हो जाएगी फिर भी बंगाल में जीतने का इंतजार ही रहेगा, जीत नहीं पाएगी। वहीं पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर यह भी कहा है, मोटा भाई का अगला स्टेशन पश्चिम बंगाल ही है। बता दें, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के बीच राजनीतिक जंग तेज होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार का ये नतीजा चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का नतीजा है, जिसे वो धोखे का खेल बता रहे हैं।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर एसआईआर के जरिए चुनाव को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो एसआईआर का खेल हुआ, अब वो बंगाल, तमिलनाडु, यूपी या कहीं और नहीं होने देंगे। उधर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठी बीजेपी ने कहा है कि बिहार जैसा ही प्रदर्शन वो 2027 के यूपी चुनाव में भी दोहराएगी। वहीं अखिलेश ने कहा, ये चोरी है, जीत नहीं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। सिंघल ने फूल गोभी के खेत की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सिंघल ने यह पोस्ट करके 1989 के भागलपुर दंगों की याद दिलाई है। भागलपुर और आसपास के जिलों में हुए इस सांप्रदायिक दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों को तालाब में फेंक दिया गया और सबूत मिटाने के लिए उन्हें खेत में गाड़ दिया गया। ऊपर से गोभी बो दी गई। ये वाकया लोगाई गांव का है। यहाँ दंगाइयों ने 116 मुसलमानों को मार डाला और फिर लाशों को खेत में दफना दिया। ऊपर से फूल गोभी बो दी गई। बाद में जब खेतों की खुदाई हुई तो 116 नरकंकाल बरामद किए गए। मार्च 2025 में नागपुर में हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गोभी के खेत की तस्वीर साझा की थी। वहीं मई महीने में कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गोभी के खेत की तस्वीर शेयर की गई थी। ये छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मारे जाने पर तंज था। एक यूजर ने कहा कि गोभी के खेत की तस्वीरें शेयर करके दक्षिणपंथी नरसंहार का भी महिमा मंडन कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि एक मंत्री इस तरह का पोस्ट कर सकता है। एक यूजर ने कहा, मुझे तो लगता है ये कोई पैरोडी अकाउंट है। बता दें कि भागलपुर दंगों में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों में से 900 से ज्यादा मुस्लिम थे। बिहार के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। पार्टी के नामदार जिस तरह की नकारात्मक राजनीति में जुटे हैं, उससे कांग्रेस में एक और बड़े विभाजन की आशंका बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है, 5 दशक से बाहर है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक नहीं पहुंच पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बिहार में भी जितने विधायक हमारे चुने गए हैं, 6 चुनाव में भी वो नहीं जीत पाई है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति में जुटी है। उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग को गाली देते हैं, वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठ बोलते हैं, चौकीदार चोर का नारा देते हैं, संसद का समय बर्बाद करते हैं, हर संस्थान को अटैक करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है, सच्चाई ये है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो नेगेटिव चीजों से परेशान है। मुझे आशंका है, हो सकता है आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस के सहयोगी भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव राजनीति में एक साथ डुबो रही है। इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस के नामदार ताला में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने पहले भी सहयोगियों को चेताया था कि कांग्रेस एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगल कर अपनी वापसी करना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है, लेकिन जल्द ही दोनों दलों का झगड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक MY फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए बिहार की इस जीत ने एक नया सकारात्मक फॉर्मूला तैयार किया है। अब MY का मतलब है महिला और यूथ। बिहार चुनाव पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस नतीजे की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बिना किसी शक के बिहार के चुनाव नतीजे बड़े पैमाने पर हुई वोट चोरी को दिखाते हैं, जिसका मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और चुनाव आयोग हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संकल्प को दोहराती है। वो संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने की अपनी मुहिम को अब और ज्यादा मजबूती के साथ जारी रखेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चोर तो छिपकर चोरी करते हैं, जो बिहार में हुआ है ये खुलेआम डाका है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि अब तक तो मीडिया में उत्तर कोरिया जैसी चापलूसी देख रहे थे, अब चुनाव नतीजे भी उत्तर कोरिया जैसे दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया है कि श्रीनगर के नौगाम थाने के अंदर हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हुई और 27 पुलिसकर्मी समेत कुल 32 लोग घायल हैं। डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
एफएसएल टीम की ओर से सैंपलिंग की प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की गई। इस दौरान दुर्भाग्य से करीब 11:20 पर एक दुर्घटना घटी। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर किसी भी अन्य तरह की अटकलें लगाना बेकार है। डीजीपी ने बताया इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मौत हुई। इनमें एफएसएल टीम के 3 कर्मचारी, 2 रेवेन्यू अधिकारी शामिल हैं और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स समेत कई टीमों के बीच प्लेयर्स की ट्रेडिंग हुई। अब अगले सीजन में रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजस्थान ने जडेजा को 14 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। सीएसके उन्हें 18 करोड़ रुपए दे रही थी। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को सीएसके से राजस्थान में ट्रेड किया गया। उन्हें उनकी मौजूदा फीस 2.4 करोड़ रुपए में ही टीम में शामिल किया गया। वहीं सीएसके ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया। सैमसन को उनकी मौजूदा फीस 18 करोड़ रुपए में ट्रेड किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.